हेलो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग वॉरियर्स। सोम की पहली वीडियो हमने सीखा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल क्या होती हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में बताया था मैंने आपको। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बताया था माइल्ड स्टील का, जो बहुत पूछा जाता है। और आज की वीडियो में हम करेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, और हम बेंडिंग इक्वेशन को भी समझेंगे आज। उससे पहले आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं शेयर फोर्स से। शेयर फोर्स से आप समझते क्या हैं? ये रिजल्टेंट ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेज टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। ये हमारा रिजल्टेंट होता है ट्रांसवर्स फोर्सेज का सेक्शन के लेफ्ट और राइट साइड दोनों। तो इसको लिखते हैं, इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ ट्रांसवर्स फोर्सेज to the right or left of the section। the section। अगर बात करें ट्रांसवर्स फोर्सेस क्या होते हैं, तो जो भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लगते हैं उसको हम ट्रांसवर्स फोर्सेस बोलते हैं। और इसका मैं आपको साइन कन्वेंशन में बताता हूँ। शेयर फोर्स, अगर हमारा शेयर फोर्स के किसी भी लोड के कारण हमारा बीम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ रहा है तो इसको हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ रहा है तो इसको हमेशा नेगेटिव लेंगे। इसका मैं आपको अभी एक दो एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा। अब बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट की। जैसे रिजल्टेंट ऑफ ट्रांसवर्स फोर्स था, वैसे ये रिजल्टेंट ऑफ मूवमेंट्स होता है एट अ सेक्शन। तो यही है, इसके बारे में मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत टाइम लेगा। सिंपल लिख देते हैं रिजल्टेंट ऑफ मूवमेंट्स। अभी मैं बताऊंगा आपका मूवमेंट के बारे में सब कुछ। इसका भी हम साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं। अगर हमारी बीम में मूवमेंट के कारण अगर सैगिंग हो रही है, सैगिंग मतलब ये बीम को इस तरह का शेप लेने की कोशिश कर रही है हमारी बीम, तो हम इसको करेंगे पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। और अगर बेंडिंग मूवमेंट, और अगर हॉगिंग हो रही है तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। अब हम एक एग्जाम्पल की तरह समझाते हैं आपको। एक ही हमारी होगी कैंटिलीवर बीम। अगर इसमें कोई भी हमारा लोड लग रहा है तो इसका शेयर फोर्स क्या होगा? इसको W मान लेते हैं, इसको L मान लेते हैं। तो अगर आप देखें तो इस लोड के कारण ये बीम ऐसे डाइवर्ट होना चाहिए। तो देखा जाए तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाइवर्ट होना चाह रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ रही है, तो ये इसमें शेयर फोर्स हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा W, ये पॉजिटिव शेयर फोर्स होगा। यहाँ पे भी इसको काउंटर करने के लिए एक फोर्स यहाँ पे भी लगेगा, क्योंकि फिक्स्ड बीम है तो इसमें तीनों एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। मूवमेंट एक्स एक्सिस पे फोर्स और हमारा वाई एक्सिस पे फोर्स। तो ये हमारा हो गया शेयर फोर्स, और ये पॉजिटिव रहेगा। अगर बात करें बेंडिंग मूवमेंट की, तो जैसा आप देख रहे हैं इसके कारण अगर हम कहीं भी सेक्शन कट करते हैं तो ये बीम को ऐसे डाइवर्ट करेगा। तो यहाँ पे देख के लग रहा है इस सेक्शन पे हमारा हॉगिंग हो रहा है, ये हमारा हिल जैसा बन रहा होगा, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे हमारा बेंडिंग मूवमेंट नेगेटिव में जाएगा। अब बेंडिंग मूवमेंट मीन्स मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जैसे कि ये हमारी बीम थी, इसको यहाँ पे बना देते हैं, दिखेगा नहीं। तो अगर यहाँ पे W नीचे लगेगा हमारा, तो फिर हॉगिंग होगी। जहाँ पे भी हम सेक्शन कट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे कट करें, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? W इंटू L, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कुछ हमारा ऐसे बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाएंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ता रहेगा। तो हमारा कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये नेगेटिव होगा, और यहाँ पे जाके यहाँ पे काउंटर अट्रैक्ट हो जाएगा। ये है हमारा शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम आपके लिए। अब हम कैंटिलीवर बीम को छोड़ के एक सिंपली सपोर्टेड बीम का भी एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड में एक सपोर्ट हिंज होता है, दूसरा सपोर्ट रोलर होता है। इसमें हम लोड लगा लेते हैं W, कुछ भी डिस्टेंस दे सकते हो आप। एक को हम L/3 मान लेते हैं और एक को 2L/3 मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 2L/3, यहाँ से यहाँ तक L/3।
ये ए पॉइंट मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। इसको एक रिएक्शन लगेगी इस पर अपवर्ड की तरफ आर ए, इसमें लगेगी आर बी। सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट बता देता हूँ। एक कैंटिलीवर बीम होते हैं, इस पर 3 रिएक्शन लगती है, मूवमेंट लगता है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगता है, एक रिजल्टेंट फोर्स लगता है और हॉरिजॉन्टल में भी लगता है। हिंज में जो होता है हमारा, इसमें 2 लगते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और एक हमारा रोलर होता है, इसमें हमेशा लगता है वर्टिकल। तो ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी लगना चाहिए, पर यहाँ पे कोई कंपोनेंट है ही नहीं जिसको वो रेजिस्ट करे, तो इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल नहीं दिखाया है। तो अब अगर हमें निकालना है पहले आर ए और आर बी की वैल्यू, तो हिंज में हमारा मूवमेंट लगता नहीं है, तो हम मूवमेंट एट ए इज इक्वल्स टू 0 मान लेंगे। अब यहाँ पे मूवमेंट निकालेंगे। मूवमेंट के लिए हम पहले देखेंगे आर बी, इस पर हमें आर बी हमारा सैगिंग कराने की कोशिश कर रहा है, ये बीम को ऐसे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है जो हमेशा पॉजिटिव होगा, आर बी इंटू एल, और ये हॉगिंग कराने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे डाइवर्ट करेगा इसको, तो डब्ल्यू इंटू एल बाई 3। तो आर बी की वैल्यू आ गई डब्ल्यू बाई 3। अब ऐसी अगर हमें वो निकालना है आर ए की वैल्यू, तो हमें पता है शेयर फोर्स होता है हमारा सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ट्रांसवर्स फोर्सेस। तो इसमें आर ए आर बी दोनों मिलके डब्ल्यू को काउंटरैक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द लोड डब्ल्यू। तो आर ए की वैल्यू हमें निकालनी है, आर बी की वैल्यू हमें पता है, इसको इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू बाई 3। तो आर ए की वैल्यू आ गई हमारी ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू बाई 3। अब हम शेयर फोर्स निकालते हैं। शेयर फोर्स इज रिजल्टेंट ऑफ ट्रांसवर्स फोर्सेस। आर बी के कारण हमारी बीम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो आर बी की वैल्यू हमारी क्या आई है, डब्ल्यू बाई 3। तो हम डब्ल्यू बाई 3 लिख देंगे। सी पॉइंट तक बीच में कोई लोड नहीं आ रहा है, तो हमारे स्ट्रेट चलेगा ये। यहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है, तो हमें शेयर फोर्स एट पॉइंट सी पे देखना है कितना आया, शेयर फोर्स एट सी पे। यहाँ से हमारा लग रहा है कितना, डब्ल्यू बाई 3। ये माइनस में लेके चल लेते हैं, और ऊपर से लग रहा है डब्ल्यू, कॉमन ले लिया 3 को, तो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू बाई 3। ये हो गया, बीच में हमारा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ तक जाएगा ये, और आर ए की वैल्यू हमारी पता है डब्ल्यू बाई 3। तो ये हो गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। अब अगर हम बेंडिंग मोमेंट की बात करें, आर बी के कारण इसमें हॉगिंग होगी, हम सी पॉइंट पे देख लेते हैं। तो आर बी मोमेंट एट सी, तो आर बी इंटू ट्वाइस ऑफ एल बाई 3। आर बी की वैल्यू हमारी आई है डब्ल्यू बाई 3 इंटू ट्वाइस ऑफ आर बी के लिए, सॉरी, डब्ल्यू बाई 3 इंटू डिस्टेंस है ट्वाइस एल बाई 3। कितना हो गया हमारा, ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू एल बाई 9। सी तक हमारा हो गया ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू एल बाई अपॉन 9। और दूसरा, अब हम आगे देखें तो हमें पता है आर ए हमारा 0 ही होगा, क्योंकि हिंच में हमेशा 0 रहता है। पर अगर हम देखना चाहें, मतलब हमारा जो हम कर रहे हैं वो सही है नहीं, ये चेक करना चाहे, तो एक बार हम निकाल लेते हैं मोमेंट एट ए इज इक्वल्स टू 0। तो मोमेंट एट ए निकालने के लिए कितना क्या करना पड़ेगा, आर बी इंटू एल सैगिंग माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई 3 हॉगिंग। आर बी क्या है, डब्ल्यू बाई 3 इंटू एल माइनस डब्ल्यू बाई एल बाई 3, कैंसिल 0। तो ये हो गया हमारा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कंप्लीट। आप इसके बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं, पर अभी हम पे टाइम की कमी है तो हम इतना ही बताते हैं। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ। अ बीम और मेंबर इज सेड टू बी प्योर बेंडिंग व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल और
opposite couples in a plane along the longitudinal axis of a member in which the magnitude of bending moment remain constant throughout the length of a member। ये मैं आपको बता रहा हूँ बेंड कपल्स की डेफिनेशन। ये भी कोई सेक्शन है हमारे पास। कपल कब लगेगा? जब हमारे इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगेंगे। जैसे यहाँ पे लग गया टेंशन, यहाँ पे लग गया कंप्रेशन, तो इसके कारण एक मूवमेंट प्रोड्यूस होगा और ये हमारे अलोंग द लेंथ रहेगा सेम, तो इसको बोलते हैं हम कपल। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा कपल। और अगर किसी बीम में दो इक्वल और अपोजिट कपल लग रहे हैं तो ये बीम कहलाएगी। बीम इज़ इन प्योर बेंडिंग। अब इसके लिए हमारे एक बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन भी होता है, उसके अजम्पशंस बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपको प्योर बेंडिंग मोमेंट के डेफिनेशन भी लिखानी है तो वो भी लिखा सकता हूँ मैं। चलो लिखा ही देते हैं। अ बीम और मेंबर is said to be in pure bending when it is subjected to two equal and opposite couple in a plane along longitudinal direction। डायरेक्शन और एक्सिस कुछ भी बोल सकते हैं। in which the magnitude of bending moment remain constant throughout the length of member। अब हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ उसके अजम्पशंस बता देता हूँ। सिंपल से होमोजेनियस, बीम शुड बी होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। इसमें हमारी प्योर बेंडिंग होनी चाहिए। प्योर बेंडिंग मैंने आपको बताया ऊपर क्या होता है जब टू इक्वल और अपोजिट कपल्स एक्ट करते हैं। प्रिज्मेटिक होनी चाहिए, मीन्स इसका क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। और यंग्स मॉडुलस हमारा पूरा सेम होना चाहिए। टेंशन ई शुड बी सेम। अब मैं आप लोगों का टाइम बेंडिंग इक्वेशन सॉल्व करने के बजाय उसके आगे बताता हूँ, क्योंकि वो टाइम टेल लेगा और क्वेश्चन में डिराइव करने को नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे। कोई भी हमारी बीम है, इस पर दो कपल एक्ट कर रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट। ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये कुछ इस तरह से डाइवर्ट होगी। डिफ्लेक्शन इसमें कुछ इस तरह का होगा। ये न्यूट्रल एक्सिस, ये कुछ एंगल बनाएगी बीच में थीटा। ये हो गया आर। ये कोई भी डिस्टेंस हम न्यूट्रल एक्सिस से किसी भी डिस्टेंस को अगर नापेंगे तो उसको वाई कहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये न्यूट्रल एक्सिस या सेंट्रल एक्सिस क्या होती है। ये वो एक्सिस है जब हम बीम में बेंडिंग होगी तो ये हम जैसे देख रहे हैं ये अपर फाइबर ये कंप्रेस हो रहा है, ये कंप्रेशन में आ जाएगा, ये लोअर फाइबर टेंशन में आ जाएगा और ये जो फाइबर होगा इसमें कुछ नहीं होगा, नो स्ट्रेन। बस इसमें स्ट्रेसेस की वैल्यू भी जीरो रहेगी, इसमें जीरो स्ट्रेस रहेगा। जैसे ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, इसमें जीरो स्ट्रेस रहेगा। तो न्यूट्रल एक्सिस उसी को बोलते हैं जिसमें कोई स्ट्रेस नहीं रहता। ये क्वेश्चन पूछा आता है बहुत बार, तो इसलिए बता रहा हूँ। एक इसका मैं डायरेक्ट आउटकम बता देता हूँ जो इससे डिराइव होता है। अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई ए अपॉन आर। मूवमेंट
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेसेस हो गए, ये वाई डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आर रेडियस। अब हम देखें एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आई बाई वाई जो होता है ये हमारा होता है जेड, इसको बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस। और अगर आई को बताऊं मैं, आई क्या रिप्रेजेंट करता है, इट एक्सप्रेस द रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आई हमारा रेजिस्टेंस होता है जो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है, एंगुलर एक्सेलरेशन को रोकता है, ये होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z। ठीक है, तो इससे हम एक चीज़ समझ सकते हैं, अगर z ज़्यादा होगा तो हमारा सिग्मा कम होगा, सिग्मा कम होगा तो मतलब हमारे स्ट्रेसेस कम लगेंगे, और हमारे स्ट्रेसेस कम लगेंगे तो चांसेस ऑफ फेलियर कम होगा। और सेक्शन मॉडुलस अगर ज़्यादा होगा तो इसका साफ मतलब है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा है। तो ये था हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे पास दो सेक्शन है, एक है सर्कुलर, एक है स्क्वायर, दोनों का एरिया सेम है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है कौन सा वीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे ये फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, तो एरिया हमारा सेम है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला देखिए हम, तो सर्कल का होता है πd4/64 और इसका होता है d3/12। तो साफ देख के लग रहा है इस सब, इसके बेस में 64 है, इसके बेस में 12 है, तो कॉमन सेंस के कारण हम ये बोल सकते हैं कि हमारा स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा ही होगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो हमारा जैसे ये बताया था मैंने आपको, इनर्शिया ज़्यादा होगा तो स्ट्रेसेस कम होंगे। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इसका ज़्यादा है तो स्ट्रेसेस इसमें कम होंगे, तो चांसेस ऑफ फेलियर इसके ज़्यादा होंगे, सर्कुलर के चांसेस ऑफ फेलियर ज़्यादा होंगे, इसलिए हम ज़्यादातर हम स्क्वायर सेक्शन या रेक्टेंगुलर सेक्शन का यूज़ करते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, ये एक बीम है हमारी रेक्टेंगुलर शेप की, अगर इसकी हाइट h है और इसकी विड्थ b है, इसी को हम अगर वर्टिकली रख दें, h हो गया यहाँ पे, ये b हो गया, तो चांसेस ऑफ फेलियर किस में ज़्यादा होंगे देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है bh³/12, bh³/12, और इसमें अगर हम देखें हाइट हमारी होगी b, h हो गया विड्थ, b हाइट होगी 12। तो साफ देखा जा सकता है कि इस सेक्शन में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो चांसेस ऑफ फेलियर इसके कम होंगे, और इसके ज़्यादा होंगे चांसेस ऑफ फेलियर। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बता भी देता हूँ, इसका आई की वैल्यू ज़्यादा होगी इससे, स्ट्रेसेस सॉरी इसकी ज़्यादा होगी, स्ट्रेसेस इसके ज़्यादा होंगे, चांसेस ऑफ फेलियर भी इसके ज़्यादा होंगे। अब हम बात करें बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि बेंडिंग स्ट्रेसेस जो डेवलप हो रहे हैं वो हर सेक्शन पे इक्वल होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। इस पर पी लोड लग रहा है, ये एक्स एक्सिस है, तो अगर हम इस पर बेंडिंग स्ट्रेसेस देखें M/I/Y, तो मोमेंट लग रहा है P इंटू ये L मान लो, P इंटू एक्स। अब I देखें हम क्या होता है,
ये रेक्टेंगुलर सेक्शन मान लेते हैं, इसको हम BH करके चल लेते हैं। तो इसका आई हो गया BH³/12। तो अगर हम डायरेक्ट ZE निकाल दें इसका, M/ZE कर लेते हैं सीधा, तो Z के लिए Y से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, H/2। तो ये आ जाएगा हमारा BH²/6। तो PX इंटू अपॉन 6 BH²। तो ये होगी हमारी बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू। तो ये तो हमारा निकल गया सिग्मा X सेक्शन पे। अगर हम इसमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालें तो क्या होगा, 6PL/BH²। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। अगर हमारे पास कोई बीम है, उसकी डेप्थ कांस्टेंट है, बस विड्थ वेयरिंग है, तो ऐसे सेक्शन को भी हम देख लेते हैं। तो इसमें जो होगा हमारा, ये जो निकलेगा M/Z X कर लेते हैं हम। तो इसका डायरेक्ट सॉल्व करके बताता हूँ। 6PX, हमारी इसमें विड्थ चेंज हो रही है, तो हम इसमें कर लेंगे BX। X सेक्शन पे विड्थ क्या है इसकी, हाइट सेम है, डेप्थ सेम है। अगर हम बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ निकालें तो दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ मीन्स ये होता है कि हमारे बेंडिंग स्ट्रेसेस हर पॉइंट पे सेम होनी चाहिए। तो इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। 6PL/BH² इज इक्वल टू 6PX/BH²। H से H कैंसिल हो गया, 6P से 6P कैंसिल हो गया। तो हमारा जो BX जो हमारा होगा वो होगा X इंटू B/L। तो ये है हमारी इक्वेशन बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की, जब हमारी विड्थ वेयरिंग हो। अगर मैं इसी में बोलूँ कि हमारी डेप्थ वेयरिंग है, तो डायरेक्टली मैं सॉल्व कर लेता हूँ। जो इसमें हमारा बेंडिंग स्ट्रेस आएगा 6PX/B की जगह अब हमारी विड्थ चेंज हो रही है X²। इसको कर लेंगे हम, दोनों को इक्वेशन को कंपाइल कर लेंगे। 6PL/BH² इज इक्वल टू 6PX/BH X का स्क्वायर। 6P से 6P कैंसिल हो गया, P से B कैंसिल हो गया। तो जो हमारा HX आएगा, HX होगा वो हमारा होगा HX/L। तो ये थी हमारी डेरिवेशन बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की। ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ से। तो ये दोनों चीज़ें आप इसको आप याद रखिएगा, इन दोनों इक्वेशंस को। बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ मीन्स बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू किसी भी सेक्शन पे सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए डेरिवेशन थी छोटी मोटी। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि एक आपके पास है क्यूब और एक है आप पे, अगर हम एक क्यूब को ऐसे रखें और सिमिलरली इस क्यूब को अगर हम इसके डायगोनल एक्सिस के अलॉन्ग रखें, तो आप किसको बोलोगे कौन सी स्ट्रांग है। दोनों की ये ए मान लेते हैं साइड्स। आपको एक चीज़ बता दूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है स्क्वायर का A⁴/12। इसका ट्राइंगल का जो होता है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट आई की वैल्यू होती है BH³/36 और न्यूट्रल एक्सिस के अलॉन्ग होती है, अब बेस के अलॉन्ग होती है
BH³/12। तो अब हम सॉल्व करते हैं। अगर हमें बताना है कौन स्ट्रांग है, स्ट्रांग कब कोई क्यों होगा, जिसकी सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा होगी उस पर स्ट्रेसेस कम लगेंगे, जिस जिस पे स्ट्रेसेस कम लगेंगे उस पर चांसेस ऑफ फेलियर कम होंगे। तो जिस पर चांसेस ऑफ फेलियर कम होंगे तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो हमें क्या निकालना है इस पर, हमें इसका निकालना है सेक्शन मॉडुलस, किसका ज़्यादा होगा। इसका तो जैसे हमें पता ही है, इसका आई की वैल्यू होती है A4/12। सेक्शन मॉडुलस निकालना है हमें I/Y, A⁴/12 अपॉन A/2, क्या निकल गया A³/6। तो ये तो हो गया हमारा किसका, स्क्वायर का। अब हम इसका देखें तो इसके लिए हमें इसको दो सेक्शंस में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ट्रायंगल का मैंने आपको बताया है, और ये बेस के अलॉन्ग हो रहा है। बेस के अलॉन्ग क्या था, इसका फॉर्मूला BH³/12। तो इसके लिए हमारा होगा ट्वाइस ऑफ BH³/12। अब हमें इसकी बेस निकालना कितना होगा, इसकी हाइट निकालनी कितनी होगी। तो अगर आप देखें तो पाइथागोरस तुरंत सब कुछ निकल जाएगा। A² + B² कितना हो गया, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो आप निकाल सकते हैं इजीली। A² + A² = ट्वाइस ऑफ A²। तो ये हमारा हो गया, बेस हो गया हमारा A√2। ठीक है, तो 2 × A√2। अब इसकी हाइट देखें हम, A/2√2 हो तो ये पूरा हो गया, A/√2 पूरा हो गया। इसका हाफ कर ले तो ये हो गया A/√2। ठीक है, इसको अगर निकालना हो तो हमारा क्या निकल जाएगा, करके देख लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगी। ये A है, ये A/√2 है। तो पाइथागोरस से हम निकालेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा होगा √A² - A²/2। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, A²/2, इसको हम बोल देंगे A/√2। तो हमारी ये जो हाइट होगी वो होगी A/√2। तो A/√2 का हम कर देंगे क्यूब डिवाइडेड बाय 12। सॉल्व कर लेते हैं, 6 कर लेंगे। A√2, इसको खोल देंगे हम, A³/2√2 × 6। तो ये हमारा आ जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, A⁴/12। ये हमारा हो गया आई, इसके लिए हमारा आई हो गया ये। अब इसका सेक्शन मॉडुलस देखना पड़ेगा। तो हमारा होता है I × Z = I/Y। आई हमारा हो गया A⁴/12, y की न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस हो गया A/√2। तो इसको अगर हम करें A⁴/12 × 2√2/A, A से A कैंसिल, क्यूब हो गया यहाँ पे। अब इसको हम खोल देते हैं, 12 को कैसे लिख सकते हैं हम, 6 × 2, और 2 को क्या, ठीक है कर लेते हैं हम, पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं। A³ अपॉन √2 × √2 होता है। तो इसको हम सिंपल सा कर सकते हैं, हम 6√2 कर लेते हैं सीधा। तो इसलिए हमारा आ गया A³ अपॉन 6√2। अब पलटा देते हैं, ये था हमारा स्क्वायर, इसको हम डायगोनल बोल देते हैं। इसका हमारा जो सेक्शन मॉडुलस आया था, ZS करके डिनोट कर लेते हैं इसको, A³/6, और इसका जो Z आया था हमारा डायगोनली मान लेते हैं इसको
a⁴/6√2। तो अगर हम इनको कंपेयर करें z डायगोनल a⁴/6/a⁴/6√2, a³ से a³ कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, √2 बच जाएगा ऊपर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ZS = √2 z डायगोनल। तो इससे हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि जो हमारा ZS है वो ज़्यादा है डायगोनल में अगर रखेंगे उसको, तो सिंपल बोल सकते हैं स्क्वायर सेक्शन कितना ज़्यादा है, इस 41% स्ट्रॉन्गर देन द डायगोनल सेक्शन बीम। तो गाइस आज के लिए इतना ही था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए और लाइक करके हमें दिखाइए। बुरी लगी तो डिसलाइक कीजिए। कल नई वीडियो के साथ आएंगे। धन्यवाद।